हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब पे वेलकम करता हूँ। सो गाइस, ये जो हम लोग सीरीज कर रहे थे, 3 क्लासेस मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं आपके लिए कंडक्ट करूंगा करंट अफेयर की फिलहाल इस महीने। तो इन 3 क्लासेस में ये तीसरा पार्ट है जो कि आज की क्लास में स्टार्ट हो रहा है। और इस तीसरे पार्ट में भी जो करंट अफेयर हम लोग करने जा रहे हैं, ये करंट अफेयर अगले महीने जो आपका सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम है उसके लिए अप्रोप्रिएट है। साथ में जितने भी न्यू स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ रहे हैं आप सभी को मैं अनाउंस कर देता हूं कि 2 दिन हो चुके हैं। 21 तारीख से बैच स्टार्ट हो चुका है, फुल कंप्लीट रिवीजन ऑफ जीएसजी के। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस में डिस्काउंट कोड है 11777। साथ में स्टैटिक जीके का भी बैच चल रहा है, ये भी रनिंग बैच है दोपहर में 3 बजे। आप इसका भी फायदा ले सकते हो। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेपरेट पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और जिसमें कि आगे के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। आज दिन में प्लस की क्लासेस थी, डेढ़ डेढ़ घंटे की, जिसकी वजह से इस टाइम पर मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ और बोर्ड पे नहीं हूँ। तो आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी तक मेरी आवाज़ प्रॉपरली पहुँच रही होगी और आप सभी लोग एंजॉय करोगे इस सेशन को और फिर से रिवाइज करके याद करने की कोशिश करोगे पिछले 2 से 3 महीने में आपने जो भी करंट अफेयर किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है अभी हाल ही में ये जो रूपसी एयरपोर्ट है इसको स्टार्ट किया गया है कौन से राज्य में। तो रूपसी एयरपोर्ट अभी हाल ही में नया फंक्शनल हुआ है आसाम के अंदर। ध्यान रखिएगा कहां पर, आसाम में। और इसी के साथ आसाम में टोटल कितने एयरपोर्ट हो चुके हैं। पहला लोकप्रिया गोपीनाथ एयरपोर्ट, लोकप्रिया गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेसिकली ये एक ही है। दूसरा है मोहन बारी एयरपोर्ट, तीसरा है लीलाबारी, चौथा है सलोनी बारी एयरपोर्ट, चौथा है रौरिया एयरपोर्ट, पांचवा है कुंभीग्राम, और अब ये छठवां एयरपोर्ट फंक्शनल हो चुका है आसाम के अंदर। इसी तरीके से आसाम से आपसे एक और क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछेगा आसाम में टोटल कितने नेशनल पार्क बन चुके हैं। तो आसाम में 7 नेशनल पार्क अभी हाल ही में हो चुके हैं। 2 नए नेशनल पार्क बने हैं। तो ये 2 नए नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है। ये जो 2 नए नेशनल पार्क अभी हाल ही में पिछले ही महीने आसाम में बने हैं, इनका नाम क्या है, कोई बता सकता है। आप लोग बहुत लेट हो, इतने लेट में तो रिस्पॉन्स नहीं, वहां पर भी टाइम नहीं मिलेगा। देखिए यहां पर मैं बताता हूं। पहला है रायमोना नेशनल पार्क, एक बना है नया। और दूसरा जो नया नेशनल पार्क बना है इसको बोलते हैं देहिंग पतकाई। क्या नाम है, देहिंग पतकाई नेशनल पार्क। ठीक है। तो पहले से 5 थे, ये 2 मिलाकर टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए हैं और 6 एयरपोर्ट हो गए हैं आसाम के अंदर। आसाम में अभी हाल ही में हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार आई है। किसकी सरकार आई है, हिमांता बिस्व शर्मा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट हैज सेटअप हाउ मेनी मेंबर्स नेशनल टास्क फोर्स टू स्ट्रीमलाइन ऑक्सीजन एलोकेशन अक्रॉस कंट्री। क्वेश्चन का मतलब समझो आपसे क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में पूरे देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए, उसको मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितने सदस्यों की एक टास्क फोर्स बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 12 सदस्यों की टास्क फोर्स बनाई हुई है। और अभी हाल ही में हमारे नए सीजीआई कौन बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस टाइम पे बने हैं एन वी रमन। कौन है, एन वी रमन। इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है नुथालापति वेंकट रमन। ओके। और ये भारत के कौन से सीजीआई बने हैं, भारत के 48वें सीजीआई बने हैं। इन्होंने सक्सीड किया किसको, इन्होंने किसको सक्सीड किया है बता सकते हैं, शरद अरविंद बोबडे को। ठीक है, शरद अरविंद बोबडे 47वें सीजीआई थे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा इनमें से किस चीज को पूरे भारत के सभी राष्ट्रीय मार्गों में छूट दी गई है अभी हाल ही में। तो भारत सरकार के द्वारा लिक्विड ऑक्सीजन, ये जितना भी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर्स निकलेंगे सभी हाईवे से, उन सभी में उनको टोल टैक्स में छूट दी गई है। मतलब कहने का कि पूरे भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर्स की सप्लाई करनी है तो उनसे कोई भी टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये ग्रेट एसोसिएशन किया गया है अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा, अभी कुछ टाइम पहले। ध्यान रखिएगा, एक तरीके से आप बोल सकते हो अगर ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है तो वो टोल फ्री जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनेगा आपसे रोड एंड हाईवे से। एक क्वेश्चन पूछेगा, इस साल ये कौन सी तारीख है जब से फास्टैग कंपलसरी हो गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है फास्टैग इस साल कंपलसरी हो गए हैं 15 फरवरी से। कब से, 15 फरवरी से। अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं होगा तो सरकार के नए नियमों के हिसाब से आपको डबल देना पड़ेगा टोल टैक्स। कितना, डबल टोल टैक्स। जैसे मान लीजिए
कहीं पर टोल टैक्स 300 रुपया है, आपके पास फास्टैग नहीं है या फिर फास्टैग रिचार्ज नहीं है और आप फास्टैग वाली लेन में एंटर कर गए तो आपको 600 रुपए देने पड़ेंगे उस केस में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसके द्वारा अभी हाल ही में स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट का शुभारंभ किया गया है, और ये कहां पर शुभारंभ किया गया है? इस जगह का नाम है चंदन नाथ म्युनिसिपालिटी, और ये भारत सरकार की मदद से इस देश में स्थापित किया गया है। तो ये देश है नेपाल। नेपाल के अंदर अभी कुछ टाइम पहले ही भारत की मदद से एक छोटे हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना करी गई है चंदन नाथ म्युनिसिपालिटी में। और नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धने और कोलंबो। भूटान की कैपिटल है थिम्पू और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की जो फिट रेटिंग एजेंसी है इसके द्वारा साल 2022 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया गया है? तो फिच रेटिंग एजेंसी ने भारत का जीडीपी ग्रोथ प्रिडिक्शन दिया है 9.5% 2022 के लिए। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आप में से किसी ना किसी की शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा देखने को। और फिच रेटिंग एजेंसी की स्थापना 1913 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके सीईओ हैं पाउल टेलर। कौन है? पाउल टेलर। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकेम द होस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन? कहने का मतलब यह है कि इस साल 2021 की काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन को होस्ट किया गया कौन से देश के द्वारा? इस बार इसको होस्ट करने वाला कंट्री था पुर्तगाल। पुर्तगाल ने इसको होस्ट किया। और यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स। और इस टाइम पे यूरोपियन यूनियन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? इनका नाम है जेपे ट्रांसहॉल्म। क्या नाम है? ऐसे आप लिखोगे, जेपे ट्रैनहॉल्म। ठीक है। और पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्रूनो आयर्स और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी भारतीय हैं जिनको अभी हाल ही में एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? और इनको ये अवार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन जजेस के द्वारा दिया गया है। यह अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया किसको? ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है गीता मित्तल। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है? जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन जजेस के द्वारा इनको यह सम्मान दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि जजेस की फील्ड में, मतलब न्यायपालिका के क्षेत्र में, जुडिशरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। और ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। बात आई समझ? एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन जजेस की बात करें तो इस संस्था की स्थापना 1991 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। तो एक तरीके से आपको ध्यान रखना है, एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड से गीता मित्तल को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अभी सफलतापूर्वक ध्रुव MK3 लाइट हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL के द्वारा ध्रुव MK3 लाइट वेट हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। आपको पता है ये जो हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा है पिक्चर में, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि छोटे से छोटे डेक में भी लॉन्च हो सकता है। मतलब कहने का, इसके जो पंख हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी हेलीकॉप्टर होता है, ऐसे मान लीजिए हेलीकॉप्टर है, माफी चाहता हूँ ड्राइंग के लिए, समझ जाना। ये मान लीजिए इस हेलीकॉप्टर के पंख है, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर के जो जनरली फ्लाइज होते हैं, जो इसके पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, ये हेलीकॉप्टर से काफी बाहर तक ये निकले हुए होते हैं। तो इसकी खास बात यह है कि ध्रुव MK3 के जो ब्लेड्स हैं, जो विंग ब्लेड्स हैं, ये ऐसे फोल्ड हो सकते हैं और फोल्ड होके सीधे सीधे ऐसे हो सकते हैं। मतलब कहने का, साइड्स में ना होके साइड वाले घूम के इनके ऊपर आ सकते हैं। तो इसको सीधा सीधा वर्टिकली लैंड कराया जा सकता है किसी भी कैडेट में। ओके, तो ये इसकी खास बात है। आप इसको छोटे से छोटे कैबिन में भी लॉन्च करा सकते हो। तो HAL के द्वारा इसको बनाया गया है। HAL की स्थापना 1940 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर और HAL के चेयरपर्सन इस टाइम पे हैं R माधवन। कौन है? R माधवन। लार्सन एंड टूब्रो का हेडक्वार्टर है मुंबई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हेडक्वार्टर है कोलकाता और DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑन विच डेट? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हम लोग कौन से दिन मनाते हैं? यह दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? इस बार की थीम यहां पर आपके सामने लिखी हुई है, सिंग फ्लाई एंड सोर लाइक अ बर्ड। ओके, यह दिवस बेसिकली मनाया जाता है
पक्षियों के संरक्षण के लिए, पक्षियों की सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इस साल ये कौन सी भारतीय रेसलर हैं जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता है वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर, जिसका आयोजन बुल्गारिया में किया गया था, सोफिया में। तो बुल्गारिया में वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर में भारत की तरफ से गोल्ड जीतने वाली रेसलर खिलाड़ी हैं, इनका नाम है सीमा बिस्ला। क्या नाम है? सीमा बिस्ला। और सीमा बिस्ला ने किसको हराया? इन्होंने जिस खिलाड़ी को हराया है उसका नाम है एना लुकासियाक। क्या नाम है? एना लुकासियाक। लुकासियाक कहाँ की खिलाड़ी हैं? ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। तो भारतीय खिलाड़ी सीमा बिस्ला ने एना, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं, इनको हराया। और सीमा बिस्ला कितने वेट कैटेगरी में रेसलर हैं? तो ध्यान रखिएगा, इस बार इन्होंने 50 केजी वेट कैटेगरी में हराया है और गोल्ड जीता है भारत के लिए। और जाहिर सी बात है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। आप लोगों को पता है ना टोक्यो ओलंपिक कब से शुरू हो रहे हैं? ये शुरू हो रहे हैं 23 तारीख से, कल से शुरू हो रहे हैं 23 जुलाई से। तो कल एक बहुत बड़ा दिन है जिसकी तैयारी भारत पिछले कई सारे महीनों से कर रहा था। तो कल के दिन से टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत है। एक और आपको ध्यान रखना है, कल के दिन जब टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत होगी तो जो भारतीय कॉन्टिजेंट होगा, ओके, इसमें हमारे फ्लैग बियरर्स कौन से दो खिलाड़ी हैं, मतलब ये कौन से दो खिलाड़ी हैं जो कि भारत का झंडा लेकर आगे मार्च करेंगे? एक है मनप्रीत सिंह और दूसरे हैं एमसी मैरी कॉम। ठीक है। और इसी तरीके से जब ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी होगी, जब ओलंपिक्स खत्म होंगे, तो बजरंग पुनिया भारत की तरफ से फ्लैग बेयरर होंगे। ठीक है। इतना कोई भी स्टूडेंट नहीं भूलेगा, ध्यान रखिए मैं जो बोल रहा हूं। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में एमिनेंट पर्सनालिटी अनूप भट्टाचार्य जी का निधन हो गया। ये क्या थे? म्यूजिशियन थे, राइटर थे, सोशल एक्टिविस्ट थे या पोएट थे? तो ध्यान रखिएगा, भट्टाचार्य साहब जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये संगीतज्ञ थे, म्यूजिशियन थे, और इतना ही नहीं, ये साथ में फ्रीडम फाइटर भी थे। 77 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कामी रीता शेरपा ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके। इस बार जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी, तो ये कौन सी बार था जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है? तो इन्होंने इस बार 25वीं बार था जब माउंट एवरेस्ट की चोटी की चढ़ाई करी है। आपको पता है, कामी रीता इसी के साथ दुनिया के अकेले ऐसे आदमी हैं जिन्होंने 25 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है। इनकी उम्र 51 साल है। 51 साल की उम्र में भी ये 25 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ गए हैं। ओके। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये नेपाल से बिलोंग करते हैं और ये माउंटेनर गाइड है बेसिकली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आसाम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आसाम के नए मुख्यमंत्री अभी 2 ही महीने पहले बने हैं, हिमांता बिस्वा शर्मा। कौन है? हिमांता बिस्वा शर्मा। और आपको ध्यान रखना है, अभी इसी महीने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी पता है कब मुख्यमंत्री बने थे? 3 जुलाई को। 3 जुलाई को ये इसी महीने मुख्यमंत्री बने। अगला क्वेश्चन, ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में टिप जार नाम की फाइनेंशियल फीचर लॉन्च करी गई है? तो टिप जार को लॉन्च किया है ट्विटर ने। ट्विटर ने। अब ये टिप जार फाइनेंशियल फीचर है क्या? इसके तहत आप टिप जार का यूज करके दुनिया में किसी के भी अकाउंट में पैसा भेज सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, ट्विटर ने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। आप इस फैसिलिटी का फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। अभी तक इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। हालांकि हर प्लेटफॉर्म पहले शुरू में ऐसा करता है, पैसा नहीं लेता है, और उसके बाद धीमे धीमे जो आपके डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं उन पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट, या फिर आप बोल सकते हो कट लेना स्टार्ट करता है। तो फिलहाल ट्विटर का अनाउंसमेंट है कि ये अभी कोई भी कट नहीं ले रहे हैं। स्टार्टिंग में इनके जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो फ्री होंगे। ट्विटर की स्थापना साल 2006 में करी गई थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई थी। गूगल की स्थापना 1998 में और फेसबुक की स्थापना 2004 में। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और बताइए मुझे, क्या आप बता सकते हो ट्विटर के द्वारा भारत में शिकायत अधिकारी कौन अपॉइंट किए गए हैं अभी हाल ही में? ट्विटर के द्वारा भारत में ग्रीवियंस ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं? बताइए। कोई भी आंसर बता सकता है। संजीत आंसर सही है। वेरी नाइस। संजीत का आंसर सबसे पहले और सटीक। ये हैं विनय प्रकाश। विनय प्रकाश को अपॉइंट किया गया। ओके। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि फास्टेस्ट कंट्री बना है टू डिस्ट्रीब्यूट कोविड वैक्सीन डोजेस इन पब्लिक?
मतलब दुनिया का ये कौन सा देश है जिसने सबसे तेजी के साथ अपनी जनता में कोविड वैक्सीन के डोजेस को पहुंचाया है? तो ये है भारत। भारत पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने सबसे तेजी से कोविड वैक्सीन के डोजेस को अपने लोगों तक पहुंचाया है। भारत ने एक रिकॉर्ड भी बनाया था उस टाइम पर। पिछले 114 दिनों में पूरे भारत में 17 करोड़ कोविड डोजेस लगे। ठीक है। नंबर 2 पर रहा अमेरिका। अमेरिका ने 17 करोड़ डोजेस लगाए 115 दिन में। तो ये रहा दूसरे नंबर पे। और नंबर 3 पे रहा चाइना। चाइना ने सेम आंकड़ा दर्ज कराया लेकिन 119 दिनों में। ठीक है। तो नंबर 1 पे भारत, नंबर 2 पे अमेरिका और नंबर 3 पे चाइना। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमेरिका में जे बिडेन की सरकार है, चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है और इटली में मारियो ड्रिगी की सरकार है। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? मारियो ड्रिगी, ध्यान रखिएगा। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में कोविड पैंडेमिक में एक स्पेशल फंड रेज किया गया स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराने के लिए? रोड पर घूमने वाले जो एनिमल्स हैं, जो कैटल्स हैं, इनको फीड कराने के लिए, खाना खिलाने के लिए अलग से फंड रेज करने वाली सरकार है नवीन पटनायक सरकार। उड़ीसा सरकार के द्वारा अलग से फंड रेज किया गया। इन्होंने 60 लाख रुपए की फंडिंग अलग से रेज करी है। ठीक है। और ये फंड इन्होंने कहां से दिया? इन्होंने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से ये धनराशि दी है। हर दिन के हिसाब से 20,000 रुपए की धनराशि इन्होंने आवंटित करी थी, 20,000 रुपए पर डे के हिसाब से। उड़ीसा में नवीन पटनायक ने पिछले साल भी जब कोविड पैंडेमिक था तब भी स्पेशल फंड रेज किया था स्ट्रे एनिमल्स के लिए। ओके। तो इनको पिछले साल पेटा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश में वाई एस जगन रेड्डी की सरकार है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ध्यान रखिएगा, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके तहत योगी सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ही ये बिल एक्ट में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब ये कानून बन जाएगा, तो तुरंत कई सारे चेंजेस आ जाएंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करता है तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। साथ में सब्सिडीज भी नहीं मिलेंगी सरकार की तरफ से कोई भी। और अगर आप 2 बच्चों से कम पैदा करते हो तो आपको सरकारी नौकरी में भी फायदा मिल सकता है और सब्सिडीज तो सारी मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये सारे फायदे और ड्रॉबैक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में ये कौन से जगह की पुलिस है जिसके द्वारा कोवी वैन हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया? कोवी वैन हेल्पलाइन नंबर में 01126241076 या फिर लास्ट में 76 की जगह आप 77 लगा सकते हो। अगर आप ये नंबर मिलाओगे तो सीधे इस जगह की पुलिस को नंबर जाएगा। ठीक है। और पुलिस से आप कंप्लेन कर सकते हो या उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। ये प्रॉब्लम किस तरीके की होनी चाहिए? ध्यान रखिए, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये मत बता देना कि सर पता लगे कल मैंने सर मिर्ची खा ली थी और आज सुबह मुझे आइसक्रीम चाहिए, ये सब मत बताने लगना। ठीक है। एक्चुअली ये जो हेल्पलाइन नंबर चलाया गया है कोवी वैन हेल्पलाइन नंबर, इसका मेन मोटो क्या है कि अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन है और अगर उनको दवा की जरूरत है, वो दवा अगर आसपास नहीं मिल रही है, तो आप दिल्ली पुलिस को मिला सकते हो ये नंबर। समझ गए क्या कहने का मतलब है? 011 से ही आप समझ जाओ दिल्ली का ये नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन फर्स्ट बैच हाउ मैनी women soldier has been induced by Indian Army in the military police? क्वेश्चन का मतलब समझो, हंसो नहीं, इधर बताओ जल्दी से, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, हंसिए मत। आपसे कह रहा है भारत में पहली बार मिलिट्री पुलिस का महिलाओं का सोल्जर बैच निकाला गया। इस बैच में कितनी महिला सोल्जर्स थी? तो आपको ध्यान रखना है इस बैच में 83 महिला सोल्जर थी। ठीक है। देखो, महिलाएं मिलिट्री में शामिल पहले से भी हो सकती थी, लेकिन ध्यान रखिएगा अधिकारी पोस्ट पर होती थी, ऑफिसर ग्रेड पर मिलिट्री में होती थी महिलाएं इंड्यूस। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मिलिट्री पुलिस में महिलाओं को सोल्जर्स के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो 83 महिलाओं का पहला बैच निकला है, फर्स्ट बैच। ओके। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में 2DG, इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं 2 डी ग्लूकोज, ये एक एंटी कोविड ड्रग है। इसको डेवलप किया गया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो 2 डी ग्लूकोज को बनाया है किसने? इसको डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है। एंड इसको बनाने के बाद इतना ही नहीं, भारत के डीसीजीआई के द्वारा इसको अप्रूवल भी दे दिया गया है। डीसीजीआई का मतलब समझते हो? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अप्रूवल भी दे दिया गया है। डीआरडीओ ने ये कौन सी लैब की मदद से बनाया है?
डॉक्टर रेड्डीज लैब की मदद से बनाया है। आपको पता है इसकी खास बात क्या? 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज इमरजेंसी केसेस के लिए बनाया गया है। मतलब अगर कोई ऐसा कोविड पेशेंट है जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको ये इंजेक्शन दिया जाएगा। ओके। और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चीफ हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी हमारी डिफेंस यूनिट है जिसके द्वारा अभी हाल ही में कोविड मैनेजमेंट सेल स्थापित किया गया? ये सेल डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करेगा कोविड केसेस के लिए। एक तरीके से आप बोल सकते हो देश में कोविड महामारी में लोगों की सेवा करने के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा कोविड मैनेजमेंट सेल की स्थापना करी गई अभी हाल ही में। ठीक है, तो इंडियन आर्मी इज द राइट आंसर। ये जो मैनेजमेंट सेल बनाया गया है ये क्विक रिस्पॉन्स करेगा और इसके लिए इंडियन आर्मी ने अपने 200 ड्राइवर्स को स्टैंड बाई पर रखा था। और आर्मी चीफ इस टाइम पे कौन है? ये है मनोज मुकुंद नरावने। नेवल चीफ हैं करमवीर सिंह। एयरफोर्स चीफ कौन है? ये हैं आर के सिंह भदौरिया। और इंडियन कोस्ट गार्ड चीफ हैं के नटराजन, सॉरी के नटराजन। अगला क्वेश्चन है, इस साल 2021 के ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में जिसको नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया, कौन सा शहर नंबर 1 पे रहा जिसने टॉप किया इसको? तो नंबर 1 पे इस बार शहर रहा शेंजेन। कौन सा? शेंजेन। ये रहा नंबर 1 पे। आपको पता है ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स का मतलब क्या है? इसका मेन मोटो क्या है? इस इंडेक्स का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? एक तरीके से आपको बता दूं, जहां पर लिविंग प्रॉपर्टीज सबसे बेहतर है, ठीक है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, और रहन सहन सबसे बेहतर है, तो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे रहा शेंजेन। शेंजेन रहा नंबर 1 पे। ठीक है, नंबर 2 पे कौन सा रहा? नंबर 2 पे रहा शंघाई। ये भी चाइना का ही शहर है। और नंबर 3 पे भी चाइना का ही शहर रहा है जिसका नाम है गैंगजू। क्या बोलते हैं? ग्वांगजू। ठीक है, अब अगर भारत में बोलें तो इसी इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर नंबर 1 पे रहा? नंबर 1 पे नई दिल्ली रहा भारत का शहर। ठीक है, नंबर 2 पे मुंबई रहा और नंबर 3 पे कौन सा शहर रहा? ये रहा बेंगलोर। अब आप कहोगे सर दिल्ली में तो अच्छा पानी भी नहीं मिलता, प्रदूषित दूषित पानी है। मुंबई में आप बोलोगे सर रहने के लिए जगह ही नहीं है, लोग छोटी छोटी चौल में रहते हैं। देखिए, केवल इसी के आधार पर रेजिडेंशियल इंडेक्स नहीं बनाया जाता है। रेजिडेंशियल इंडेक्स का मतलब यह है लोग अगर रह रहे हैं तो लोगों के पास फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। बात आ रही है समझ? तो लोगों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जहां पर मिलती हैं वो टॉप 3 सिटीज ये हैं दुनिया के, और भारत के टॉप 3 सिटीज ये हैं न्यू दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलोर। समझ गए क्या कहने का मतलब है? अगला क्वेश्चन है, अब देखिए वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सेम इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर रहा नंबर 1 पे? तो नंबर 1 पे नई दिल्ली, नंबर 2 पे मुंबई, नंबर 3 पे बेंगलोर। अब अगर इस इंडेक्स में बात करें तो नई दिल्ली की 32वीं पोजीशन है और मुंबई की जो पोजीशन है ये है 36वीं और बेंगलोर की 40वीं, मतलब 4-4 का अंतर है। और नाइट फ्रैंक आपको पता है ये कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है? नाइट फ्रैंक ब्रिटेन की ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर है लंदन। इसकी स्थापना 1896 में करी गई थी। और नाइट फ्रैंक के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है शिशिर बैजाल। क्या नाम है? शिशिर बैजाल। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्म फोर्सेज ज्वाइंटली हैज लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू सपोर्ट द फाइट अगेंस्ट कोविड? भारत में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में? तो इंडियन आर्म फोर्सेस ने, ध्यान रखिएगा, लॉन्च किया था जो ऑपरेशन, इसका नाम है कोविजीत। कोविजीत नाम का ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया था इसकी इंचार्ज थी लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितकर। आपको ध्यान रखना है भारत में लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट तक पहुंचने वाली आर्मी में तीसरी महिला अधिकारी हैं माधुरी कानितकर। इनको अभी पिछले ही साल अपॉइंट किया गया था इस पोस्ट में। तो माधुरी कानितकर कोविजीत नाम के इस ऑपरेशन की फुल इंचार्ज थी। और इस ऑपरेशन के तहत पूरे भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य तक दवाओं को पहुंचाना, पेशेंट्स को पहुंचाना, इस सब की जिम्मेदारी हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने ली थी। इसके तहत इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। और आपको पता है माधुरी कानितकर से पहले ये 2 महिला अधिकारी कौन हैं जो कि लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट तक पहुंची हैं? तो आपको बता देता हूं, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो 3 स्टार पोस्ट तक पहुंची है। ठीक है,
तो सबसे पहले पुनीता अरोरा हैं, पुनीता अरोरा। और नंबर 2 पे इनके बाद पद्मावती बंदोपाध्याय। और नंबर 3 पे माधुरी कानितकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज टू क्रिएट लाइन ऑफ सेपरेशन एट द माउंट एवरेस्ट समिट टू प्रिवेंट कोविड केसेस। आपसे कह रहा है कोरोना वायरस केसेस को आगे ना बढ़ाने के लिए, मतलब उनसे बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ये कौन सा देश है जिसने माउंट एवरेस्ट में एक सेपरेशन लाइन खींची थी। तो ये है चाइना। चाइना ने, देखो अभी क्या था, पिछले 2 महीने से माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई का सीजन चल रहा था। ओके, यही वो टाइम होता है जब मई जून, अप्रैल से लेकर जून तक लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं। ओके, तो उस टाइम पे जो ये जो टॉप होता है ना, टॉप पे जाके वर्ल्ड के कई सारे लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। तो मान लीजिए इधर की तरफ चाइना है, तो चाइना ने क्या किया, वहीं पर एक सेपरेशन पॉइंट बना दिया कि इनके लोग दूसरे लोगों से नहीं मिल पाएंगे। और किस लिए? क्योंकि कोविड केसेस इधर से उधर ना होने पाए। ओके, चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है और कैपिटल है बीजिंग। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021। इस साल का 2021 का स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ये जीता लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन नंबर 1 पे रहे। हैमिल्टन ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं और ये मर्सिडीज टीम से खेलते हैं। नंबर 2 पे रहे मैक्स वर्स्टैपेन। नंबर 3 पे रहे वैल्टरी बोटास। जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही हैं। अब ध्यान रखिए, मैक्स वर्स्टैपेन जो हैं ये बेल्जियम के खिलाड़ी हैं, वैल्टरी बोटास ये फिनलैंड के खिलाड़ी हैं, और चार्ल्स लेरेक जो हैं ये मोनाको के खिलाड़ी हैं। हैमिल्टन मर्सिडीज टीम से खेलते हैं, मैक्स वर्स्टैपेन रेडबुल टीम से खेलते हैं, वैल्टरी बोटास ये भी मर्सिडीज से खेलते हैं, और चार्ल्स लेरेक ये फरारी टीम से खेलते हैं। फिलहाल लुइस हैमिल्टन रहे नंबर 1। लुइस हैमिल्टन ही वो खिलाड़ी हैं जिनको पिछले साल नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। नाइटहुड से सम्मानित किया गया अभी कुछ टाइम पहले ही, इंग्लैंड की रानी के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये कौन से कार रेसर हैं जिनको नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? लुइस हैमिल्टन। इस साल 2021 का मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? तो इस साल मैड्रिड ओपन टेनिस में विमेन सिंगल टाइटल जीता है, इनका नाम है आरेना सेबालेंका। क्या नाम है? आरेना सेबालेंका। सेबालेंका कहाँ की खिलाड़ी हैं? ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं। कहाँ की? बेलारूस। और बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। इसकी कैपिटल है मिन्स्क। ठीक है, और आरेना ने किसको हराया? आरेना ने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी एस्ले बार्टी को हराया इस बार। आपको पता है अभी एस्ले बार्टी अभी हाल ही में इस साल का विंबलडन जीती हैं। ठीक है, तो इस साल का विंबलडन एस्ले बार्टी जीती हैं, लेकिन आरेना जीती हैं मैड्रिड ओपन टेनिस। अगला क्वेश्चन है, साल 2021 में द ग्रेट महाराणा प्रताप की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी हम लोगों ने मनाई है? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1540 में, कुंभलगढ़ के किले में, राजस्थान में। तो इस बार 2021 चल रहा है ना, तो आप खुद ही देख लो, इस बार 481वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई महाराणा प्रताप की। और महाराणा प्रताप की बर्थ डेट क्या होती है? 1540 में तो जन्म हुआ था, 9 मई। ठीक है, 9 मई 1540 बर्थ डेट होती है। इस बार के लॉरेस स्पोर्ट्स अवार्ड जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से आपको पता लग जाएगा लॉरेस स्पोर्ट्स अवार्ड में कौन कौन से खिलाड़ी रहे। इसमें से कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको समझा देता हूँ, जो आप मत भूलिएगा। स्पोर्ट्स मैन और स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर दोनों आपको ध्यान रखने हैं। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल रहे, और स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका रही। टीम ऑफ द ईयर पूछे तो फुटबॉल क्लब बेयर्न रहा नंबर 1 पे। ठीक है, एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर लुइस हैमिल्टन रहे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बिली जीन किंग को दिया गया, ये भी टेनिस के खिलाड़ी हैं और अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अगर आपसे पूछता है वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर कौन रहे? मैक्स पैरेट। स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड मो साला को दिया गया, फुटबॉलर है। ब्रेकिंग थ्रू ऑफ द ईयर पैट्रिक मोहम्मड्स। और स्पोर्ट्स फॉर गुड ये दिया गया किक फॉर मोर बाय किक फेयर। ओके, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? ये वाला इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा। इसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट आपको ध्यान रखना है कम से कम, और एथलीट एडवोकेट ध्यान रखिएगा। मतलब एक तरीके से ऊपर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको भूलने ही नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन,
अभी हाल ही में ये कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसका ओसिरिस रेक्स नाम का रोबोटिक प्रोस्पेक्टर है जिसने अर्थ की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट किया? ये है नासा का प्रोस्पेक्टर है जिसने अर्थ की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया है। और ये क्या करने गया था? ये अंतरिक्ष में बेनू नाम का एक एस्ट्रॉइड है, उसको स्टडी करने गया था, ठीक है। और उससे रॉक एंड सॉइल के सैंपल कलेक्ट करने गया था। तो इसका काम पूरा हो चुका है। अब ये अर्थ की तरफ हाल ही में वापस चल दिया है। ये कब पहुंचा था? ये 2018 में पहुंचा था। पिछले 2.5 साल से करीब करीब ये स्टडी कर रहा था वहां पे। और अब इसको आने में भी करीब करीब 2 साल लग जाएंगे। मतलब 2 साल बाद एक तरीके से देखा जाए तो ये 2023 में पहुंचने की उम्मीद है। अर्थ पे लैंड करेगा ये। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अभी हाल ही में विच कंट्रीज पॉपुलेशन हैज बीन क्रॉस्ड 1.4 बिलियन। ये कौन सा देश है जिसकी पॉपुलेशन अभी हाल ही में क्रॉस कर गई है 1.4 बिलियन? तो आपको ध्यान रखना है ये है चाइना। चाइना की जो जनसंख्या है 1.4 बिलियन क्रॉस कर गई है। और लेकिन एक बात बोलूं आपको, पिछले सेंसस में चाइना की जो पॉपुलेशन है उसमें ग्रोथ में घटोतरी देखने को मिली। कितनी ग्रोथ देखने को मिली? एनुअल ग्रोथ 0.5% केवल देखने को मिली। और यही रीजन है कि चाइना ने अपनी टू चाइल्ड पॉलिसी को अभी हाल ही में खत्म कर दिया है। तो ध्यान रखना, चाइना में अभी सेंसेक्स रिजल्ट आया है। ओके, सेंसस रिजल्ट के साथ ही चाइना ने क्या कर दिया है, अनाउंस कर दिया है अपनी ग्रोथ को कम देखते हुए कि अब ये टू चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि हमारा कौन सा राज्य है जो कि टू चाइल्ड पॉलिसी लाने जा रहा है? आपका आंसर होगा यूपी। और अगर आपसे पूछेगा ये कौन सा देश है जिसने टू चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी, ये है चाइना। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, भारत की कैपिटल है नई दिल्ली। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है, इंडोनेशिया में जोको विडोडो की सरकार है और ब्राजील में जैल बोल्सोनारो है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है ये कौन सा आईएनएस है, मतलब ये कौन सा नेवल शिप है हमारा जिसके द्वारा इस साल इंडोनेशिया के साथ हुए पैसेज एक्सरसाइज में पार्ट लिया गया? इस बार भारत की तरफ से इंडियन नेवल शिप शारदा ने हिस्सा लिया। किसने? आईएनएस शारदा ने। और आईएनएस शारदा के साथ चेतक हेलीकॉप्टर भी थे जिन्होंने हिस्सा लिया। ये तो भारत की तरफ से हो गया। इंडोनेशिया की तरफ से कौन से शिप ने हिस्सा लिया? इनके शिप का नाम था KRI सुल्तान हसनुद्दीन। KRI सुल्तान हसनुद्दीन ने हिस्सा लिया इनकी तरफ से, ठीक है। इसका वेन्यू क्या था? इस बार भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो पैसेज एक्सरसाइज हुई है या पैसेक्स जो हुआ है, ये हुआ अरेबियन सी में। कहां पर? अरेबियन सी। अगला क्वेश्चन है इस साल मैड्रिड ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल 2021 का किसने जीता? अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि मैड्रिड ओपन में विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, तो आपका आंसर क्या था? आरेना साबालेंस्का ने जीता, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है। अब सेम इवेंट में मेंस सिंगल टाइटल इस बार किसने जीता? इसको जीता है एलेक्जेंडर जेवरेव ने। किसने? एलेक्जेंडर जेवरेव इनका नाम है। ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? जेवरेव जर्मनी के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने मैटियो बेरेटिनी को हराया। मैटियो बेरेटिनी खिलाड़ी हैं इटली के। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो जर्मन खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरेव ने इटालियन खिलाड़ी मैटियो बेरेटिनी को इस बार हराकर मैड्रिड ओपन अपने नाम कर लिया। और डोमिनिक थीम कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं, पता है ना। रोजर फेडरर कहाँ के हैं? ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के द्वारा अभी हाल ही में ये कौन सा कोविड वैक्सीन है जिसको अप्रूवल दे दिया गया है अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों पर यूज करने के लिए इमरजेंसी केस में? अमेरिकी सरकार ने पी फाइजर को अभी हाल ही में, ध्यान रखिए, अप्रूवल दे दिया है कि पी फाइजर वैक्सीन का यूज अमेरिका में 12 से 15 साल तक के जो बच्चे हैं इन बच्चों में इमरजेंसी केस में यूज किया जा सकता है। और पी फाइजर बेसिकली एक कंपनी है। इनका जो वैक्सीन है, इनके वैक्सीन का नाम पता है क्या है? इसको बोलते हैं बायो एनटेक वैक्सीन। क्या नाम है? बायो एनटेक वैक्सीन। और ये किस कंपनी का है? ये पी फाइजर का है। और बाय द वे पी फाइजर का हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। 1849 में इस कंपनी की स्थापना करी गई थी। और इसके सीईओ अभी हाईलाइटेड हैं, बहुत टाइम से इनके बारे में न्यूज़ बन रही है। इनका नाम है एल्बर्ट बोर्ला। क्या नाम है? एल्बर्ट बोर्ला। और एस्ट्राजेनेका आपको पता ही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है। स्पुतनिक रशियन है। और मॉडर्ना
अमेरिकन है। अगला क्वेश्चन है, एक किताब जिसका नाम है एलिफेंट, ये किताब न्यूज में थी और अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। इस किताब के ऑथर कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, इस किताब के ऑथर आपके सामने लिखे हुए हैं। इनका नाम है पाउल पिकरिंग। क्या नाम है? पाउल पिकरिंग। पाउल पिकरिंग की किताब एलिफेंट अभी हाल ही में लॉन्च हुई। पाउल पिकरिंग ब्रिटेन के राइटर हैं और इस किताब का नाम इन्होंने पता है एलिफेंट क्यों रखा है? इनका इसके पीछे कहना है, आई एम माई वॉइस एंड माई वॉइस इज बिग एज एलिफेंट। मतलब कहने का कि मैं मेरी आवाज हूं और मेरी आवाज एक हाथी की तरह बड़ी है। ओके, आपसे कह रहा है, वी हैव ऑब्जर्व विच एडिशन ऑफ टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकंसिलिएशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लिव्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 2021। मतलब कहने का कि इस साल 2021 में हम लोगों ने कौन सी एनिवर्सरी मनाई है उन लोगों के लिए या उन लोगों को याद करते हुए जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, या जो लोग शहीद हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इस साल 76वीं एनिवर्सरी मनाई गई। 76 एनिवर्सरी नहीं, 78 नहीं है जॉर्डन राहुल, ध्यान रखिए। 76 एनिवर्सरी मनाई, ठीक है, इस साल। और कितने दिन के लिए मनाई? 2 दिन के लिए। इस बार 8 और 9 मई को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम। भारत का ये पहला राज्य कौन सा है जिसके द्वारा एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, जो कि किसी भी तरीके का फ्लड अगर आता है तो उसके बारे में पहले ही बता देगा, मौसम की जानकारी दे देगा। ये राज्य है आसाम। आसाम सरकार के द्वारा, आसाम को बेसिकली ज़रूरत भी थी इस तरीके के सिस्टम की, तो आसाम सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ये एक ऐसा ऑनलाइन या आप बोल सकते हो रियल टाइम सिस्टम है जो कि पहले से ही फ्लड की जानकारी दे देगा या मौसम की जानकारी दे देगा। ये जो रिपोर्टिंग सिस्टम है इसको आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के द्वारा बनाया गया है और साथ में यूनिसेफ ने भी इसको फंडिंग करी हुई है। यूनिसेफ आपको पता है ना? यूनिसेफ का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल फंड। ओके, इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड बेसिकली। तो यूनिसेफ के द्वारा भी इसको फंडिंग करी गई है इस प्रोजेक्ट को। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और यूनिसेफ के हेड हैं इस टाइम पे हेनरीटा एच फोर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में कोविड रिलीफ फंड में 15 मिलियन यूएस डॉलर डोनेट किए? तो भारत को ट्विटर के द्वारा 15 मिलियन यूएस डॉलर दिए गए कोविड रिलीफ फंड में। ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी। ट्विटर की स्थापना 2006 में करी गई थी। ट्विटर का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। अब ये जो इन्होंने 15 मिलियन डॉलर दिए हैं, ये 15 मिलियन डॉलर इन्होंने कहाँ कहाँ पर दिए हैं आपको बता देता हूँ। 15 में से 10 मिलियन डॉलर जो इन्होंने दिए हैं, ये इन्होंने इंटरनेशनल केयर में दिए हुए हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए दिए हुए हैं 10 मिलियन। इसके बाद 2.5 मिलियन इन्होंने इंडिया एड को दिए हुए हैं, मतलब कहने का भारत में कोविड केयर फंड में दिए हुए हैं 2.5 मिलियन। और 2.5 मिलियन इन्होंने दिए हुए हैं सेवा इंटरनेशनल यूएसए को, मतलब अमेरिकी संस्था है एक, उसको दिए हुए हैं। तो एक तरीके से 15 में से 2.5 मिलियन अमेरिका और भारत को दिए हैं, बाकी 10 मिलियन इंटरनेशनल केयर फंड में दिए। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा पहली बार इलेक्ट्रिक मोटर बाइक लॉन्च करी गई है? इनकी इस बाइक का नाम है लाइव वायर। इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? हार्ले डेविडसन के द्वारा। हार्ले डेविडसन ने आज तक में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक बाइक इन्होंने लॉन्च करी है। और ये जो बाइक है ये कब तक ऑन ग्राउंड आ जानी थी? इसको जुलाई के महीने में ऑन ग्राउंड आ जाना था 2021 में, तो इस महीने ये मार्केट में आ भी चुकी है लाइव वायर। ओके, और या तो आ जाएगी, मैं इसके बारे में अपडेट नहीं हूँ, ऐसी जानकारी मुझे अभी मिली नहीं है कि मार्केट में आ गई कि नहीं आ गई, क्योंकि मुझे शौक नहीं है इन चीज़ों का। तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, आई है कि नहीं आई है। बट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये है करंट अफेयर का, इसको ध्यान रखिए। एंड बाय द वे, हार्ले डेविडसन की स्थापना 1903 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है विनकॉन्सिन। क्या नाम है? विनकॉन्सिन। विनकॉन्सिन कौन से देश में पड़ता है? विनकॉन्सिन कौन से देश में पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, अमेरिकी कंपनी है ये। और BMW एक जर्मन कंपनी है। बजाज और टीवीएस दोनों भारतीय कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकेम सेकंड यूटी टू बी कवर्ड
अंडर जल जीवन हर घर जल योजना। कहने का मतलब भारत की दूसरी यूनियन टेरिटरी ये कौन सी बन गई है जिसने हर घर जल योजना को 100% अप्लाई कर दिया है अपने क्षेत्र में। ये यूटी बन चुकी है पुडुचेरी। पुडुचेरी भारत की दूसरी यूटी बन गई। और भारत की पहली यूटी कौन सी बनी जिसने हर घर जल योजना को 100% अप्लाई किया? अंडमान निकोबार पहली यूटी है जिसने हर एक को टैप वाटर कनेक्शन की फैसिलिटी दे दी है। अब पुडुचेरी में भी हर एक को टैप वाटर कनेक्शन की फैसिलिटी मिल गई है। अब देखो सेम क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर जल योजना दी है 100%, तो आपका आंसर होगा गोवा। लेकिन अगर पूछे भारत का दूसरा राज्य कौन सा है तो आपका आंसर क्या होगा? तेलंगाना। गोवा के बाद तेलंगाना भी दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने हर घर जल योजना के तहत 100% टैप वाटर कनेक्शन फैसिलिटी दे दी है। हमारे बीच में कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आंसर कर रहे थे अभी, मैंने देखा कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कर रहे थे पुडुचेरी। पुडुचेरी, ठीक है, ये पुडुचेरी आंसर करने, सॉरी लक्षद्वीप आंसर कर रहे थे, माफी चाहता हूँ, पुडुचेरी तो यहाँ लिखा ही हुआ है, लक्षद्वीप आप आंसर कर रहे थे। तो ये लक्षद्वीप आंसर करने वाले सारे ईशान अवस्थी हैं, सारे ईनू हैं। आप लोग भूल जाते हो क्या बार बार? बिल्कुल दिमाग से गजनी हो जाते हो एकदम। लक्षद्वीप हर घर जल योजना अप्लाई करने वाली पहली यूटी नहीं है, ये पहली यूटी है जो कि 100% ऑर्गेनिक बनी है। समझ आई बात? वो दूसरा क्वेश्चन है। और इसी तरीके से अगर बोला जाए पहला राज्य कौन सा है जो कि 100% ऑर्गेनिक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये कौन है? हर्षित पांडे। गुरुजी कानपुर कब आ रहे हो? लव फ्रॉम माल रोड कानपुर। क्या बात है, माल रोड कानपुर से प्यार आया है, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए अब तो दिवाली में ही आना होगा। अच्छा, माल रोड में जो हीर पैलेस है, हीर पैलेस के बाहर एक पाव भाजी का ठेला लगता है, काफी बेहतरीन पाव भाजी है। चलिए आपसे मुलाकात वहीं पे करेंगे आसपास के। तो ध्यान रखना 100% ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम और 100% ऑर्गेनिक यूटी है पहली लक्षद्वीप। ठीक है। ऑगी का कहना है भाभी कब ला रहे हो? बेटा नौकरी पहले मुझे चाहिए तब तुम्हें भाभी मिलेगी, तो इसलिए पहले नौकरी लाओ। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड। यार कोविड पैंडेमिक खत्म होने दो, मुझे बहुत जगह जाना है, बहुत जगह जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन जो है अभी इसका हाल ही में नाम बदल दिया गया। इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है? इस रेलवे का नाम बदल के, स्टेशन का नाम बदल के महेश नगर रख दिया गया है। मियाँ का बाड़ा हॉल्ट रेलवे स्टेशन कहाँ का है? ये राजस्थान में जोधपुर के अंदर रेलवे स्टेशन है, तो इसका नाम बदल के अब महेश नगर कर दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम फर्स्ट इंडियन टू विन शेख जायद बुक अवार्ड? मतलब कहने का कि शेख जायद बुक अवार्ड आज तक किसी भारतीय ने नहीं जीता था, तो ये पहली भारतीय कौन बन गई हैं जिन्होंने शेख जायद बुक अवार्ड 2021 का जीत लिया है? तो ध्यान रखिएगा ये भारतीय और अमरीकी मूल की हैं। इनका नाम क्या है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। क्या नाम है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। इन्होंने एक किताब लिखी है और इनकी उस किताब का नाम है अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। क्या नाम है? अरेबिक ओरेशन। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए ध्यान रखना, आर्ट एंड फंक्शन, क्योंकि आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टर ताहिरा जिन्होंने शेख जायद बुक अवार्ड 2021 का जीता है, इनकी उस किताब का क्या नाम है जिसके लिए इनको अवार्ड मिला है? इनकी किताब का नाम है अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। ओके। एंड इनको सम्मानित किया जाएगा अबू धाबी में, यूएई में, अबू धाबी में इनको सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस हैज फोरकास्टेड हाउ मच परसेंट इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2022? मतलब यूएन के द्वारा 2022 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया है? यूएन ने प्रिडिक्शन दिया था 10.1% का। कितना? 10.1%। यूएन की स्थापना 1945 में करी गई थी, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं इस टाइम पे कौन? एंटोनियो गुतरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुतरेस। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लॉन्च करी गई?
तो 2021 के कोविड पैंडेमिक में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शिवराज सिंह चौहान की सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में लॉन्च करी गई। इसका मेन मोटो ये था कि जो लोग आयुष्मान भारत स्कीम से अटैच नहीं हैं, वो अगर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना से अटैच हो जाते हैं, तो भी आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर जो कि आयुष्मान भारत स्कीम में दिया जाता है, स्टिल आपको मिलेगा। बात आई समझ? ओके। और साथ में अगर आपको आईसीयू वार्ड्स की जरूरत है तो भी आपको मिलेगी और बेड भी मिलेगा सेपरेट। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है और गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है। अगला क्वेश्चन, ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया था फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क से बचने के लिए? इस कैंपेन का नाम था सावधान रहें सेफ रहें। इसको लॉन्च किया इंश्योरेंस कंपनी बजाज फिनसर्व ने। बजाज फिनसर्व का हेडक्वार्टर है पुणे। इसकी स्थापना 2007 में करी गई थी और बजाज फिनसर्व के इस टाइम पे सीईओ हैं संजीव बजाज। क्या नाम है? संजीव बजाज। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा अभी हाल ही में ईवा नाम का एक एआई बेस्ड चैटबॉट लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया था एचडीएफसी बैंक ने। अगर आपको एचडीएफसी बैंक में किसी भी तरीके की कंप्लेन है, फीडबैक है, तो आप डायरेक्ट ईवा से बात कर सकते हो। ईवा का आप मतलब समझते हो? एक ऐसा रोबोटिक चैटबॉट जिस पर आप अपनी बात लिखिए, वो बाय डिफॉल्ट आपसे बात करता है, मतलब आपको रिप्लाई करती है एल्गोरिदम के थ्रू। ओके। जैसे कि आप अनअकैडमी पर भी आपको कोई फीडबैक देना होता है, कंप्लेन होती है या आपकी कोई रिक्वेस्ट होती है, तो आप जैसे ही अनअकैडमी के चैट बॉट पर लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट हाई लिख कर आ जाता है। फिर आपकी बात को रिप्लाई करेगा, आपको कई सारे ऑप्शन अपनी तरफ से देगा, आप उस पर टिक करते हो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड चैट बॉट। तो ये एआई बेस्ड चैट बॉट ईवा लॉन्च किया गया एचडीएफसी बैंक के द्वारा। स्थापना 1994 में करी गई थी। यस बैंक की स्थापना 2004 में, कोटक महिंद्रा की स्थापना 2003 में, एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में। चारों बैंक के हेडक्वार्टर है मुंबई और एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। यस बैंक के हैं प्रशांत कुमार। कोटक महिंद्रा के अभी हाल ही में उदय कोटक 3 साल के लिए फिर से अपॉइंट किए गए हैं और एक्सिस बैंक में हैं अमिताभ चौधरी। तो आज की बात हम लोग यहीं तक रखेंगे, सेशन को यहीं पर विराम देंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे और सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जो लोग भी अनअकैडमी सब्सक्राइब करना चाहते हैं, मेरा स्टैटिक जी के बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 12:30 बजे चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। वरुण 777 डिस्काउंट कोड है, इसकी मदद से 10% डिस्काउंट और एक्स्ट्रा जो भी ऑफर्स चल रहे हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। 21 तारीख से, परसों से, मैंने एक नया बैच भी स्टार्ट किया है, आप इसका भी फायदा ले सकते हो। मतलब कल ही से ये स्टार्ट हुआ है, आज को मिलाकर 2 क्लास हो चुकी हैं। ये फुल रिवीजन बैच है अगले महीने सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, इसका भी आप फायदा ले सकते हो। अगले महीने कौन से बैच आ रहे हैं उसका अनाउंसमेंट मैं जल्दी करूंगा। आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। एक चीज और, यूट्यूब पर मुझे पता है करंट अफेयर नहीं आ पा रहे हैं सुबह के, जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। देर हो सकती है लेकिन हाथ और साथ नहीं छूट सकता। थोड़ी सी व्यस्तता रहती है जिसकी वजह से करंट अफेयर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी आएंगे, पेशेंस रखिए बस। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।